हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग सेंटेंस करेक्शन के बारे में बताऊंगा जो कि बैंक पीओ के लिए, एसबीआई बैंक पीओ 2016 के लिए और एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये आपको सेंटेंस करेक्शन के अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और क्लोज टेस्ट में भी बहुत यूजफुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं सारे सेंटेंस वन बाय वन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में से लिए हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो एक ही कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आ जाती है तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पर जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सारे कर सकते हैं। और इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी मैं अभी बनाऊंगा, आपको वो भी मिल जाएगा इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर, इंग्लिश वर्जन इसका आपको मिल जाएगा। अभी आपको ये वीडियो मैं हिंदी में बना के पूरा बता रहा हूँ और पूरे कॉन्सेप्ट इसमें बताऊंगा। तो इस पूरे ट्यूटोरियल्स को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिए। इसमें 20 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस। देखिए, ये है फर्स्ट सेंटेंस। द आरबीआई हैज प्रपोज टू इंट्रोड्यूस्ड polymer notes after taking into considering cost and durability associated with their manufacturing। ठीक है, तो ये इस तरह का सेंटेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और कई एग्जाम्स में आ चुका है। अब इसमें देखिए गलती क्या है, द आरबीआई हैज प्रपोज्ड टू इंट्रोड्यूस, ये यहाँ तक सेंटेंस सही है। इसके बाद पॉलीमर नोट्स आफ्टर के बाद टेकिंग आएगा, टेकिंग सही है, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। देखिए इनटू एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद यहाँ पर हमको लगानी चाहिए नाउन फॉर्म। तो ये सेंटेंस होगा आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, और यही पार्ट इसमें गलत है। तो इसमें ये यहाँ पर मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए आप। द करेक्ट फ्रेज इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा एक्सप्लेनेशन इसको आप पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर होगा आंसर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में आ चुका है और लॉन्ग सेंटेंस करेक्शन है। ये टिपिकल एसबीआई बैंक पीओ के लिए मैंने बनाया है और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, क्लोज टेस्ट वगैरह में, सभी में। तो इस तरह से ये सेंटेंस है, इसका आंसर होगा 2। चलिए देखते हैं इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 2। आई ऑफन हैव डेज वेयर आई गेट कॉट इन द परपेचुअल माइंड ट्रैप ऑफ क्वेश्चनिंग हु एम आई एंड व्हाट माई प्लेस इन दिस वर्ल्ड इज। मतलब मैं एक माइंड ट्रैप में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि मैं क्या हूँ और मेरा प्लेस क्या है इस वर्ल्ड में। तो इसमें आप देखिए, एक चीज़ देखिए ध्यान से, आई ऑफन हैव डेज वेयर आई गेट कॉट इन द परपेचुअल माइंड ट्रैप। माइंड ट्रैप मतलब उसमें फंस जाता हूँ। क्वेश्चनिंग हु एम आई, अब देखिए ये गलती है, ये मैं और भी सेंटेंसेस में बता चुका हूँ, पिछले ट्यूटोरियल्स में भी बता चुका हूँ कि क्वेश्चन पैटर्न नहीं है, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में हम ये क्वेश्चन पैटर्न नहीं लगाएंगे। हु एम आई की जगह इसमें आएगा हु आई एम, हु एम आई की जगह इसमें आएगा हु आई एम। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो इस तरह से ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है पूरा, आप देख लीजिए इसको। क्वेश्चन पैटर्न होता है ये क्वेश्चन पैटर्न होता है एच बी प्लस सब्जेक्ट। पहले एच बी आता है फिर सब्जेक्ट आता है, जबकि स्टेटमेंट में पहले सब्जेक्ट आता है, स्टेटमेंट में पहले सब्जेक्ट आता है और फिर एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब आता है। तो इसलिए ये चूंकि क्वेश्चन पैटर्न नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट है, इसलिए इसमें हम बोलेंगे हु आई एम। हु एम आई नहीं बोलेंगे, हु आई एम बोलेंगे इसमें। तो इसलिए ये सेंटेंस इसमें इस तरह से बन जाएगा। ये है इसमें करेक्ट सेंटेंस, मैंने दिया हुआ है यहाँ नीचे। आई ऑफन हैव डेज वेयर आई गेट कॉट इन द परपेचुअल माइंड ट्रैप ऑफ क्वेश्चनिंग हु आई एम। देखिए यहाँ पर मैंने दिया हुआ है हु आई एम। तो यही इसमें गलती है और इसमें गलती है आंसर नंबर 3। थर्ड पार्ट में गलती है, तो आंसर नंबर 3 हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इवन दो मोस्ट ऑफ इंडियाज यूथ लिव्स इन विलेजेस। देखिए इस तरह के सेंटेंस का सबसे अच्छा तरीका है कि एक एक पार्ट को इंडिविजुअली एनालाइज करके आप देखिए, पूरे सेंटेंस को एज ए होल ना देखते हुए एक एक सेंटेंस को इंडिविजुअली देखिए। अब देखिए इसमें क्या है, इवन दो मोस्ट ऑफ इंडियाज यूथ, इंडिया के जवान लोग, इंडिया के जो यंग लोग, काफी सारे लोग हैं इंडिया में, इंडिया के जो यंग लोग हैं वो काफी सारे हैं, वो एक दो नहीं है। तो ये जो नाउन हुई ये प्लूरल हुई, ये जो नाउन हुई ये कैसी हुई, प्लूरल हुई, प्लूरल, सिंगुलर नहीं हुई। तो प्लूरल के हम यहाँ पर वर्ब कौन सी लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब, उसमें एस नहीं आएगा, ये जो एस है ये गलत है इसमें। तो इसलिए यही इसमें गलती है। और किस पार्ट में गलती है, सेकंड पार्ट में गलती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा आंसर नंबर 2 होगा इसमें। और ये मैंने यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ये देखिए लिव आएगा इसमें, ये करेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है। द प्लूरल सब्जेक्ट शुड बी फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब विदाउट एस। जिस वर्ब में एस लगा होता है वो सिंगुलर होती है, तो ये सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, यहाँ पर आएगी प्लूरल वर्ब। तो इसलिए ये आंसर गलत है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप पढ़ लीजिए, इसका आंसर होगा 2। तो इस तरह के सेंटेंस ये टिपिकल बैंक पीओ और बैंक क्लर्क के सेंटेंसेज हैं।
और सभी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज है, इनको आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 4, भागलपुर इन राजस्थान इज रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू, ठीक है, यहां तक ये सेंटेंस सही है, लेकिन इसका आगे का पार्ट देखते हैं। रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इंडियाज मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग बर्ड सेंचुरी अट्रैक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ रेयर माइग्रेटिंग बर्ड्स फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज एंड साइबेरिया। तो इस तरह से ये सेंटेंस है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान से देखिए कि इसमें यहां पर दो वर्ड्स लगा दिए, सॉरी कहां गया वो, हाँ इसमें ये देखिए आप, यहां पर ये दो इसमें वो लगा दी हैं, दो मोस्ट भी लगा दिया है और फास्टेस्ट भी लगा दिया है। तो ये दो सुपरलेटिव है, एक मोस्ट भी सुपरलेटिव है और फास्टेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है। तो दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आएंगी, इसमें से अगर हम मोस्ट को हटा दें जो कि एक्स्ट्रा पार्ट है तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यही इसमें गलती है, सेकंड पार्ट में इसमें गलती है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका सेकंड। तो भागलपुर इन राजस्थान इज रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग बर्ड सेंचुरी अट्रैक्टिंग थाउजेंड ऑफ रेयर माइग्रेटरी बर्ड्स फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज एंड साइबेरिया। तो इस तरह से ये आपका सेंटेंस, ये है आपका करेक्ट सेंटेंस। तो इस तरह से इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर 2। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 5। इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 5 है, द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सेड that there was an acute shortage of qualified health professionals in rural areas। देखिए यहां तक ये सेंटेंस बिल्कुल सही चल रहा है। अब देखिए यहां पर क्या आया, who required to be addressed urgently। अब इस सेंटेंस को अगर पूरा हम पढ़ें तो हम देखेंगे कि किस चीज को सॉल्व करना है, कौन सी प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है। तो यहां पर ये जो who जुड़ा हुआ है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, किस चीज की प्रॉब्लम है, that there was an acute shortage of qualified professionals in rural areas which required to be addressed। तो यहां पर होना चाहिए which। देखिए प्रोफेशनल्स की प्रोफेशनल्स को हमको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी, बल्कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स है, जो शॉर्टेज है उसको दूर करना है, प्रोफेशनल्स को दूर नहीं करना है, शॉर्टेज को हमको दूर करना है। तो शॉर्टेज चूंकि एक ऑब्जेक्ट है, लिविंग बींग्स नहीं है, तो इसलिए यहां पर हु ना आते हुए यहां पर आएगा विच या दैट आप लगा सकते हैं। तो ये इसमें गलती है, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है शॉर्टेज के साथ जुड़ेगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन ये वाला जो है शॉर्टेज के साथ जुड़ेगा, ना कि प्रोफेशनल्स के साथ। तो इसलिए इस पार्ट में गलती है, यहां पर आएगा विच। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आंसर 3। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सेड दैट देयर वाज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स इन रूरल एरियाज which require to be addressed urgently। शॉर्टेज एक्यूट जो शॉर्टेज है हमको उसको एड्रेस करना है, ना कि हेल्थ प्रोफेशनल्स को। तो इस तरह के सेंटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें रिलेटिव प्रोनाउंस, गलत रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। तो ये आपको सेंटेंस सभी समझ में आ रहे होंगे, और कोई भी सेंटेंस यदि समझ में ना है तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर भेजिए, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा विद इन 24 आवर्स। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर लिखिए उसको, मैं जरूर आपको बताऊंगा, जरूर आपकी हेल्प करूंगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द रेजिडेंशियल एरिया कैन पोज सीरियस थ्रेट फ्रॉम रेजिडेंट बाय लीविंग बिहाइंड परसिस्टेंट केमिकल पॉल्यूटेंट्स। इसको सेंटेंस को देखते हैं, इस सेंटेंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कैसे होगा ये सॉल्व। देखिए ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू, इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है पास में ही, नेबरहुड में, इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब है नियरनेस, पास में, ठीक है। टू द रेसिडेंशियल एरियाज कैन पोज सीरियस थ्रेट टू, देखिए यहां पर गलती है, टू रेसिडेंट बाय लीविंग बिहाइंड परसिस्टेंट केमिकल पॉल्यूटेंट। मतलब अगर रेसिडेंशियल एरिया के पास एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया जाए तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का जो केमिकल है वो किसके लिए एक थ्रेट बनेगा, यानी धमकी देगा, यानी उसके लिए खतरा बन जाएगा वो रेसिडेंट के लिए। तो थ्रेट्स टू रेसिडेंट होना चाहिए यहां पर, देखिए ये थ्रेट्स टू रेसिडेंट्स, थ्रेट्स फ्रॉम रेसिडेंट नहीं होगा। जो रेसिडेंट होंगे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए खतरा नहीं बनेंगे, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट होगा वो रेसिडेंट्स के लिए खतरा बनेगा। तो थ्रेट्स टू रेसिडेंट्स होना चाहिए यहां पर, ये इसमें गलती है, यानी इसमें थर्ड पार्ट में गलती है। तो इसका आंसर होगा आंसर 3। तो इसका सही क्या होगा, ये है इसका सही सेंटेंस। देखिए इसका, ए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द रेजिडेंशियल एरिया कैन पोज सीरियस थ्रेट टू रेसिडेंट, देखिए यहां पर भी है टू रेसिडेंट, ये है टू रेसिडेंट बाय लीविंग बिहाइंड परसिस्टेंट केमिकल
पॉल्यूटेंट। तो इसका आंसर होगा 3। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसमें केवल उसकी प्रपोजिशन की गलती है। थ्रेट टू रेसिडेंट एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है थ्रेट टू रेसिडेंस, दिस इज एन इनकरेक्ट प्रपोजिशन मिस्टेक। तो इस तरह से ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन हैज ब्रॉट मच अननर्विंग ग्लूम to the real estate industry in India last year, but the industry is looking up this year. देखिए सेंटेंस को शुरू से पढ़ते हैं। द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन, इकोनॉमिक स्लो डाउन जो आया है उसका कास्केडिंग इफेक्ट मतलब वाइड स्प्रेड इफेक्ट, ठीक है। हैज ब्रॉट, वो लाया है, हैज ब्रॉट मच अननर्विंग ग्लूम टू द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक डिसअपॉइंटमेंट लाया है, उसमें ज़्यादा तेजी नहीं लाया है, तो इसलिए बट द इंडस्ट्री इज लुकिंग अप दिस ईयर। देखिए इसमें क्या है कि एक तो लुकिंग अप इसमें एक वर्ड दिया है, लेकिन इंडस्ट्री लुकअप हो रही है, इंप्रूव कर रही है इस साल। लेकिन इसमें ये देखिए ये वाला जो वर्ड है लास्ट ईयर, लास्ट ईयर किसका फ्रेज है? पास्ट सिंपल टेंस का फ्रेज है। ये सारे लास्ट ईयर हुआ, लास्ट वीक हुआ, लास्ट मंथ हुआ, यस्टरडे हुआ, डे बिफोर यस्टरडे, ये किसको इंडिकेट करते हैं? ये पास्ट सिंपल टेंस को इंडिकेट करते हैं। और पास्ट सिंपल टेंस के साथ हम ये जो हैज लगा हुआ है इसमें, ये हैज गलत है, हैज नहीं लगा सकते क्योंकि हैज लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, तो इसमें हैज नहीं लगेगा। तो यहां पर हैज ब्रॉट की जगह आएगा केवल ब्रॉट, तो वो पास्ट सिंपल टेंस बन जाएगा और लास्ट ईयर उसके साथ ये एडजस्ट हो जाएगा। तो इसमें इस सेकंड पार्ट में गलती है। इसमें देखिए यहां पर एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है, इसको पढ़िए आप। एडवर्ब ऑफ पास्ट लाइक लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे can't be used with present perfect tense indicated by has. Hence, has brought should be replaced with brought. तो has brought की जगह इसमें आएगा brought, और यही इसमें गलती है, तो इसका आंसर होगा 2। तो इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 8, angered over the delay in giving overtime allowance, the factory workers of the recycling plant protested by shouting slogans against the managing director when he reaches his office at 10 AM in the morning. देखिए जो वर्कर थे वो नाराज थे क्योंकि उनका ओवर टाइम का जो पेमेंट नहीं मिला था, उसमें डिले हो रहा था, तो उसकी वजह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया। देखिए ये पास्ट में सेंटेंस है, प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्टेड मतलब पास्ट में बाय प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म लगी है, ये सही है यहाँ पर तक। स्लोगन अगेंस्ट द मैनेजिंग डायरेक्टर व्हेन ही, देखिए ये गलत है इसमें, ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है तो ये होगा व्हेन ही रीच्ड हिज ऑफिस एट 10 AM, ये सही है। इन द मॉर्निंग, ये सही है। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है रीचेस, ये होगा रीच्ड, ये गलत है क्योंकि पूरा सेंटेंस पास्ट में है, तो उसको भी आपको किस में लिखना पड़ेगा? पास्ट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी द एंटायर सेंटेंस शुड बी रिटेन इन द सेम टेंस। तो इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा, इसका आंसर होगा 3। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 9, with the introduction of the new system the number of candidates who resort to unfair means is decreasing years after years. देखिए इसमें एक ये फ्रेज है, ये पहले से ही पता पड़ रहा है कि ये पूरी तरह से गलत है। ये जो फ्रेज है, इस तरह के जो फ्रेज इस्तेमाल होते हैं जिसमें बीच में आफ्टर लगा होता है और दोनों तरफ नाउन होती हैं, इसमें जो नाउन होती है ये हमेशा सिंगुलर में आती है। डे आफ्टर डे, बुक आफ्टर बुक, सीजन आफ्टर सीजन, ईयर आफ्टर ईयर, इस तरह से ये इस्तेमाल होता है। ये फ्रेज इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, साल दर साल, एक हर साल, इस तरह से ये यूज होता है। तो इसमें ये एक्सप्रेशन गलत है, बाकी सब कुछ सही है। देखिए इसमें इज, आप सोच रहे होंगे कि इज कैसे आया है। ये इज जो लगा हुआ है ये नंबर के साथ लगा हुआ है, नंबर ऑफ कैंडिडेट, संख्या, ठीक है। और संख्या क्या होती है? सिंगुलर होती है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट के साथ यहाँ पर ये इज जो लगा हुआ है ये सही है, ये इसमें सही है। इसमें ये जो एक्सप्रेशन है ईयर्स आफ्टर ईयर, ये इसमें गलत है। तो इसमें किस पार्ट में गलती है? इसमें फोर्थ पार्ट में गलती है, इसलिए इसका आंसर होगा 4th। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए मैं नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 10, अमित चौहान एन एविड क्रिकेट प्लेयर हु कैप्टेन्ड हिज टीम इन स्कूल एंड कॉलेज विल इनॉग्रेट द मैच टुमारो इन भोपाल। देखिए इस तरह के सेंटेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होता है, लेकिन ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अमित चौहान एन एविड क्रिकेट प्लेयर हु कैप्टेन, जिसने खेला, जिसने अपनी टीम की कैप्टेंसी की, इन स्कूल एंड कॉलेजेस, विल इनॉग्रेट, जिसने अपने स्कूल और कॉलेज की कैप्टेंसी की लास्ट टाइम में या पास्ट में, वो इनॉग्रेट करेगा मैच को भोपाल में। तो इस तरह का सेंटेंस, ये सेंटेंस पूरी तरह सही है। द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, और जो ग्रामेटिकली करेक्ट होता है उसका आंसर क्या होता है? उसका आंसर होता है 5।
तो इस तरह से सेंटेंस कुछ नो एरर के सेंटेंस भी आते हैं एग्जाम में, और यदि आप हर पार्ट को देखते हैं और ग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट आपके सही है तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द बैन वॉज इम्पोज्ड by the state's commercial tax department last Friday after protests by certain community which had threat to burn cinema halls screening the controversial movies। अब इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये यहाँ तक सेंटेंस सही है, द बैन वॉज इम्पोज्ड बाय द, यहाँ तक सही है। स्टेट कमर्शियल, ये भी सही है, स्टेट के बाद ऐसा आया है, कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट लास्ट फ्राइडे, यहाँ तक सही है ये। आफ्टर प्रोटेस्ट बाय सर्टेन कम्युनिटी, ये सेंटेंस सही है। विच हैड थ्रेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हैड जो है ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और हैड जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, हैड के साथ, हैड के साथ हम लगाएंगे V3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये हैड थ्रेटन्ड, थ्रेट जो है वो नाउन है, वर्ब नहीं है, थ्रेटन्ड हो जाएगा, थ्रेट थ्रेटन्ड। थ्रेट वर्ब की तरह भी यूज होता है लेकिन नाउन भी है वो, और लेकिन इसका वर्ब फॉर्म जो होगा वो होगा थ्रेटन्ड। तो ये इसमें गलती है, किस पार्ट में गलती है, फोर्थ पार्ट में इसमें गलती है, तो इसमें आंसर होगा फोर्थ। द बैन वॉज इम्पोज्ड बाय द स्टेट्स कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट लास्ट फ्राइडे आफ्टर प्रोटेस्ट बाय सर्टेन कम्युनिटी विच हैड थ्रेटन्ड, जिसने धमकी दी थी कि वो सिनेमा घर में और थिएटर्स में आग लगा देंगे यदि इस मूवी को दिखाया गया, यदि इस मूवी की स्क्रीनिंग की गई तो। विच हैड थ्रेटन्ड, जिसने धमकी दी थी, तो इसलिए इसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी और ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। आफ्टर वर्किंग 20 years इन द कंपनी ही टोल्ड हिज एम्प्लॉयर ऑफ हिज प्लान्स टू लीव द बिजनेस टू लीड ए मोर लेजर लाइफ। यदि इस सेंटेंस को ध्यान से देखें, देखिए शुरू से इस सेंटेंस को एनालाइज करते हैं। आफ्टर प्रपोजिशन है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, तो ये सही है। आफ्टर वर्किंग 20 years, ये यहां तक सेंटेंस सही है। इन द कंपनी ही टोल्ड हिज एम्प्लॉयर ऑफ हिज प्लान, ये वाला पार्ट भी सही है। टू लीव, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ये सही है। टू लीव द बिजनेस, टू किस लिए अपने बिजनेस को लीव किया, टू लीड ए मोर लेजर लाइफ। देखिए लेजर का मतलब है आराम, इसका मतलब क्या है कि 20 साल तक काम करने के बाद उस व्यक्ति ने ये सोचा कि वो अब एक कंफर्टेबल लाइफ जिएगा और आरामदायक लाइफ जिएगा। तो कंफर्टेबल के लिए जो वर्ड है वो होता है लेजरली, मोर लेजरली हम वर्ड यूज करेंगे यहां पर इसके लिए। देखिए लेजर मीन्स कंफर्ट और लेजरली मीन्स कंफर्टेबल, तो यहां पर लेजरली वर्ड आएगा तब वो सेंटेंस ग्रामेटिकली सही बनेगा। सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी, करेक्ट सेंटेंस इसका होगा आफ्टर वर्किंग 20 years in the company he told his employer of his plan to leave the business to lead a more leisurely life, comfortable life। leisurely life means कंफर्टेबल लाइफ, और अगर लेजर लाइफ लिखूंगा तो उसका मतलब होगा कंफर्ट लाइफ, जो कि मीनिंगलेस रहेगा, सेंसलेस रहेगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा 4। चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट सेंटेंस। ही वॉज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड कुड कन्विंस एनीवन विद हिज इंप्रेसिव एंड फ्लुएंट टॉक्स एज ही हैड द गिफ्ट ऑफ द गैबिंग। देखिए इसमें एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, एक इडियम यूज हुआ है, द गिफ्ट ऑफ द गैबिंग, यानी बोलने की कला, बोलने में एक्सपर्ट होना, इंप्रेसिवली किसी भी टॉपिक पर बोलना। लेकिन उसके लिए जो टर्म होता है, उसके लिए जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है वो होता है द गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैबिंग नहीं होता। इस तरह के सेंटेंस भी बहुत कॉमन है, SBI एग्जाम्स में आते हैं, तो इसलिए इसमें गिफ्ट ऑफ द गैब होगा। ये वाला पार्ट इसमें, ये फोर्थ वाला पार्ट है, ये वाला फोर्थ वाला पार्ट ये इसमें गलत, इसलिए इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा 4। गिफ्ट ऑफ द गैब होता है, गिफ्ट ऑफ द गैबिंग नहीं होता। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट्स ए कॉमन नॉलेज, मतलब ये कॉमन नॉलेज की चीजें सब लोग जानते हैं। इट्स ए कॉमन नॉलेज दैट नेशनल टीवी नेटवर्क, जो नेशनल टीवी है, जो DD1 DD2 जिसको हम बोलते हैं, सेल्डम और एवर टेलीकास्ट। नेशनल टीवी नेटवर्क के साथ देखिए सिंगुलर है तो एस आया है इसमें, यहां पर ये एस आया है तो ये सही है। टेलीकास्ट गुड एंटरटेनिंग प्रोग्राम्स एज कंपेयर टू व्हाट अदर पॉपुलर चैनल्स डू। अब इसमें देखिए यहां से अगर यहां से यदि हम देखते हैं इसको, इट्स ए कॉमन नॉलेज दैट नेशनल टीवी नेटवर्क सेल्डम और एवर। देखिए सेल्डम का मतलब होता है लगभग नहीं, और ये आता है नेबर के साथ, क्योंकि नेबर का मतलब होता है कभी नहीं और सेल्डम का होता है ना के बराबर, मतलब लगभग कभी नहीं। तो ये दोनों रिलेटेड वर्ड, जो दोनों क्लोज वर्ड है वो यहां पर आएंगे। एवर का मतलब होता है हमेशा, तो कभी नहीं या हमेशा,
अगर मैं बोलूँगा सेल्डम और एवर तो उसका मतलब हो जाएगा लगभग कभी नहीं या हमेशा, जो कि सेंसलेस होगा। तो मेरे को यहाँ बोलना चाहिए कभी नहीं या बिल्कुल नहीं। तो ये क्लोज वर्ड यहाँ पर जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा नेवर, सेल्डम और नेवर, सेल्डम और नेवर, एवर नहीं आएगा, सेल्डम के साथ यहाँ पर एवर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लोज वर्ड्स हैं, मतलब आपस में क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स हैं। देखिए वहाँ पे यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मैंने, seldom and never are cousins because both of them are negative and almost serve the same purpose because both of them are negative। seldom जो वर्ड है वो सेमी नेगेटिव बोल सकते हैं और नेवर तो पूरी तरह नेगेटिव ही है। hence the correct pair is seldom or never, ये करेक्ट पेयर है seldom और never, not seldom और ever, ये गलत है, इसमें seldom और ever नहीं आएगा because ever means always, तो seldom के साथ जुड़ेगा never, मतलब सेल्डम का मतलब हो गया कभी, लगभग कभी नहीं, और नेवर का मतलब हो गया बिल्कुल ही नहीं। सेल्डम का मतलब हुआ 90% और एवर नेवर का मतलब हुआ 100%। तो इसलिए क्लोजली रिलेटेड वर्ड हैं और वो आपस में जुड़ जाएंगे। और सेकंड पार्ट में गलती है, इसलिए इसका आंसर होगा 2, ये इसमें आंसर होगा, इसका आंसर 2। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सचिन तेंदुलकर्स बैटिंग मे बी कंपेयर्ड विथ द सेल्स ऑफ ए यूजफुल बुक, दे स्कोर फास्ट राइट फ्रॉम द बिगनिंग। मतलब सचिन तेंदुलकर की बैटिंग को एक अच्छी बुक की जो सेल्स होती है, अच्छी बुक की जो बिक्री होती है, उससे कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि वो शुरुआत से ही एकदम उनका फ्लो बन जाता है और शुरुआत से ही वो स्कोर करना शुरू कर देते हैं, बिकना शुरू हो जाती है एक अच्छी बुक जो होती है। तो इसमें देखिए कंपेयर जो वर्ड है, कंपेयर के बाद हम 2 वर्ड लगा सकते हैं। एक हम लगा सकते हैं टू, कंपेयर इज फॉलोड बाय टू, और एक हम लगा सकते हैं विद। टू हम जब लगाते हैं जब समान चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, जब सिमिलरिटी दिखाते हैं, सिमिलरिटी को दिखाने के लिए हम टू लगाते हैं, क्योंकि सिमिलर के साथ भी टू आता है ना, देखिए सिमिलर के साथ भी टू आता है, तो सिमिलर के सिमिलरिटी को दिखाने के लिए हम टू लगाएंगे और डिसिमिलरिटी को दिखाने के लिए हम कंपेयर के बाद विद लगाएंगे। तो इसमें हम सचिन तेंदुलकर की तुलना कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर की बैटिंग की तुलना कर रहे हैं एक अच्छी बुक की सेलिंग से, तो सिमिलरिटी दिखा रहे हैं। तो सिमिलरिटी दिखाने के लिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा टू, यहाँ पर विद नहीं आएगा। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इसमें गलत है। किस पार्ट में आ रहा है, ये सेकंड पार्ट में आ रहा है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपेयर के बाद या तो टू आएगा या विद आएगा। टू आएगा सिमिलरिटी को दिखाने के लिए, और जब हम डिससिमिलरिटी को कंपेयर करते हैं, ये बताते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से कैसे अलग है या अनलाइक है, उसके लिए आता है विद। तो नेक्स्ट सेंटेंस मैंने इसी से रिलेटेड लिया है। देखिए ये सेंटेंस है, इफ वी कंपेयर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू दिल्ली टू जीवाजी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वालियर, वी फाइंड द फॉर्मर टू बी मच मोर एफिशिएंट इन डिलीवरिंग क्वालिटी एजुकेशन। यदि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम ज़्यादा एफिशिएंट प्राप्त करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम पाएंगे कि ज़्यादा वो एफिशिएंट है क्वालिटी एजुकेशन देने में। तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन तो हो रहा है, लेकिन डिससिमिलरिटी का कंपैरिजन हो रहा है, तो इसलिए इसमें हम कंपेयर के बाद इसमें हम क्या लगाएंगे, इफ़ वी कंपेयर दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू दिल्ली टू, इफ़ वी कंपेयर टू की जगह यहाँ पर आएगा विद, क्योंकि यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो हो रहा है डिससिमिलरिटी का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का और जीवाजी यूनिवर्सिटी का। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने, कंपेयर इज फॉलोड बाय टू when it shows that two things are same or alike. Compare is followed by with when it shows how two things are not the same or unlike each other. Here we are talking about the differences between the two. So the correct sentence will be, if we compare Delhi University with Jivaji University of Gwalior, we find the former to be much more efficient in delivering quality education. तो इसलिए इसमें if we compare Delhi University with आएगा यहाँ पर, ये with, ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा और आंसर होगा इसमें 2। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Whatever children are taught at school should not only be for its individual development but also for the future of the planet। मतलब जो भी कुछ बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है वो उनके इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए तो होना ही चाहिए, और उसमें हमें ये भी सोचना चाहिए कि किस प्लानट का फ्यूचर क्या है। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके इस पार्ट को देखते हैं, इसमें गलती सामने निकल के आ जाएगी। वट एवर चिल्ड्रन आर टॉट एट स्कूल, ये सेंटेंस, ये पार्ट सही है। शुड नॉट ओनली बी सही है। फॉर के बाद क्या लगा है इसमें, देखिए इट्स, किसकी बात कर रहे हैं हम, बच्चों की बात। और बच्चे जो बच्चों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या है, सिंगुलर के प्लूरल, चिल्ड्रन है प्लूरल, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ पर पजेसिव केस जो आएगा वो इक्विवेलेंट क्या होगा, वो होगा देयर, THEIR। इट्स आता है सिंगुलर के लिए, तो ये इसमें गलती है, इसमें थर्ड पार्ट में इसमें गलती है, इसलिए इसका आंसर होगा ये, आंसर 3 इसका होगा।
Whatever children are taught at school should not only be for their individual development but also for the future of planet. तो इस तरह से मैंने इस वीडियो ट्यूटोरियल में पूरे कॉन्सेप्ट्स बताए हैं आपको, और ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए ना केवल सेंटेंस करेक्शन में बल्कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में और क्लोज टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे, क्योंकि क्लोज टेस्ट में भी पूरा वोकेबलरी देखी जाती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट चेक किए जाते हैं, तो उसमें भी ये बहुत काम में आएगा आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो SBI PO हो, NDA CDS, सभी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये आपके लिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इन द एंड ईच मेंबर ऑफ द पार्टी अग्रीड टू टेक सच एक्शन दैट इज डीम्ड नेसेसरी। अब देखिए इसमें भी सच का प्रयोग हुआ है, तो सच के बाद आप दो चीजें लगा सकते हैं, एक तो लगा सकते हैं आप सच एज, और एक लगा सकते हैं सच दैट। दैट देखिए हमेशा कॉन्सिक्वेंस को बताता है, रिजल्ट को बताता है कि कितना रिजल्ट हुआ उसका, और सच एज जो होता है वो आपको काइंड या कैटेगरी को बताता है। तो देखिए इस वाले सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, कॉन्सिक्वेंस की बात तो हो नहीं रही इसमें। इन द एंड आखिरी में क्या हुआ, ईच मेंबर ऑफ द पार्टी, उस पार्टी के हर एक मेंबर ने एग्री किया किस लिए, टेक सच एक्शन, इस तरह के एक्शन लेंगे जो कि नेसेसरी होंगे। किस तरह की कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जो कि ऐसी कैटेगरी, ऐसा काइंड जो कि नेसेसरी होंगे, नेसेसरी एक्शन लेंगे वो। तो इन द एंड ईच मेंबर ऑफ द पार्टी एग्री टू टेक सच एक्शन एज इट डीम्ड नेसेसरी, मतलब सारे मेंबर एग्री हुए ऐसे एक्शन लेने के लिए, इस तरह की पॉलिसी बनाने के लिए जो कि नेसेसरी होगी। इसमें रिजल्ट की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए इसमें यहाँ पर ये सच एज के बाद जो दैट आया है, ये दैट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एज। दैट हमेशा आता है कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट को बताने के लिए, जैसे सो के बाद भी दैट आता है, जैसे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वह इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता, मतलब वीकनेस का हम रिजल्ट क्या बता रहे हैं कि वो चल नहीं सकता। तो इस तरह से दैट का यूज हमेशा रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस को बताने, एक्शन का रिजल्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंस उसको बताने के लिए होता है। एस का प्रयोग काइंड को बताने के लिए, कैटेगरी को बताने के लिए होता है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये दैट रिप्लेस होगा एस से, तो इसलिए इसका आंसर होगा 4। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसको इसमें भी मैंने लिया है। अनीता लुक्ड एट हिम इन सच डिस्ट्रेस एज ही हैड टू लुक अवे। अनीता ने उसकी तरफ इतनी नफरत से देखा, इतनी घृणा से देखा कि उसको दूसरी तरफ देखना पड़ा। इसमें हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, अनीता का जो एक्शन का जो रिजल्ट क्या हुआ कि उसको दूसरी तरफ देखना पड़ा। तो इसलिए इसमें हम यहाँ पर एज ना लगाते हुए, यहाँ पर ये जो वर्ड आया है, ये जो वर्ड है, ये यहाँ पर हम एज ना लगाते हुए यहाँ पर हम लगाएंगे दैट, सच दैट, क्योंकि यहाँ पर हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, ही हैड टू लुक अवे, ये उसका रिजल्ट है। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस होगा ये, अनीता लुक्ड एट हिम इन सच डिस्ट्रेस दैट ही हैड टू लुक अवे। तो इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा और इसका आंसर होगा आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4, एक सेकेंड, अनीता लुक्ड एट हिम, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये हो गया इसका थर्ड होगा इसका आंसर, सॉरी यहाँ पर 4th लिख दिया, इसका आंसर थर्ड होगा, थर्ड पार्ट में गलती है इसका, ठीक है। तो इस तरह से ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ड्यूरिंग द पास्ट 50 years थाउजेंड ऑफ ट्रीज हैव बीन फॉलन इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब पिछले 50 साल में हजारों पेड़ काट दिए गए हैं लोगों के द्वारा, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, सिटीज़ फैल रही हैं, गांव जो होता है वो सिटीज़ में चेंज होते जा रहे हैं और सिटी मेट्रोज में चेंज होती जा रही हैं। तो अर्बनाइजेशन की वजह से पेड़ों को काटा जा रहा है। अब इसमें एक वर्ड देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मैं एक अलग से, जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है उसका एक अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा, लेकिन अभी आप इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से। थाउजेंड्स ऑफ ट्री हैव बीन फॉलन। देखिए एक होता है फॉल, फॉल का मतलब होता है अपने आप गिरना, और एक होता है फेल जिसका मतलब होता है उसको गिराना, मतलब पॉजिटिव वर्ब है। तो यहां पर हम किस सेंस में यूज कर रहे हैं इसको, हम इस सेंस में यूज कर रहे हैं कि पेड़ों को गिराया गया है, पेड़ अपने आप नहीं गिरे हैं, पेड़ों को गिराया गया है। तो इसलिए यहां पर फॉलन वर्ब ना आते हुए फेल वर्ब का हम प्रयोग करेंगे, ये वाला फेल। और फेल की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है फेल्ड, ये फेल्ड, ये आएगा यहां पर इसमें। तो ये इसमें गलती है, हैव बीन फॉलन ना होते हुए यहां पे हम बोलेंगे हैव बीन फेल्ड बाय अदर पीपल, एजेंट इसमें आ रहा है, तो इसलिए इसमें पॉजिटिव वर्ब हम लगाएंगे। फॉल का प्रयोग होता है अपने आप गिरना, द प्राइसेस आर फॉलिंग, इस तरह से, ठीक है। और फेल्ड का मतलब होता है उसको पेड़ों को गिराना। ही हैज फेल्ड द ट्री, ही हैज कट एंड फेल्ड द ट्री, मतलब उसने पेड़ को काट दिया है और नीचे गिरा दिया है। तो पॉजिटिव वर्ब यहां पर यूज होगी जिसका फर्स्ट फॉर्म होती है फेल, ये फेल इसकी फर्स्ट फॉर्म है पॉजिटिव फॉर्म में, जबकि फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल, वो फेल अलग है, तो उसका मतलब होता है गिरना।
इस फॉल का मतलब होता है गिरना, और इस फेल का मतलब होता है गिराना, और इसका थर्ड फॉर्म जो है वो होगा फेल्ड। ये तो इस तरह से करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ड्यूरिंग द पास्ट 50 years थाउजेंड ऑफ ट्रीज हैव बीन फेल्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, इसलिए इसका आंसर होगा 3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने इसमें क्लियर किए हैं। और एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, एक्सप्लेनेशन को पूरा अच्छे तरह से पढ़िए। जो इनकरेक्ट सेंटेंस है मैंने रेड कलर में दिया हुआ है, करेक्ट सेंटेंस जो है मैंने राइट का निशान लगाया हुआ है और ग्रीन कलर में दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है। इसलिए इसको आपको पूरा ध्यान से देखिए और पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए। और जो लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसके लिए इसी का एक वर्जन में इंग्लिश में बनाऊंगा और इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, और इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके वो आपको यही वाला वीडियो मिल जाएगा, आपको उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। और यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइमर्स हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, तो जरूर हमारे साथ जुड़िए, जरूर हम आपको सफलता पाने के लिए आपको हेल्प करेंगे। जरूर जुड़िए और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि एक से एक बेहतरीन वीडियो ट्यूटोरियल मैं आपको दूंगा और आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। जिस भी एग्ज़ाम की आप तभी तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ की, एसएससी की, एनडीए की, सीडीएस की, जरूर आपको मैं बेसिक्स बताऊंगा और जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो जरूर जुड़िए और जरूर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।